सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो आ रही है यूपी के मुजफ्फरनगर से एक लड़के की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स धूसों से इस लड़के की पिटाई कर रहा है, तभी दूसरा शख्स आता है और वो लाठी लेकर इस लड़के पर टूट पड़ता है। जहां इस लड़के की बेरहमी से पिटाई हो रही है वो यूपी के मुजफ्फरनगर का कोतवाली थाना है, लेकिन घूंसे और डंडे बरसाने वाले लोगों को रहम नहीं आया। थाने के अंदर पुलिस के सामने ही इन दोनों ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मौके पर मौजूद पुलिस वालों से जब पिटाई की वजह पूछी गई तो उन्होंने पीटने वालों को लड़के का परिजन बता दिया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। दरअसल इस लड़के पर कुछ दूसरे लड़कों ने मारपीट का आरोप लगाया था, उन्हीं के परिजन इस लड़के को पीट रहे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक की जमकर पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि यह युवक एक लड़की को कई दिनों से परेशान कर रहा था। यही नहीं, उस पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने का दबाव भी बना रहा था। इसी से परेशान लड़की ने इसकी पिटाई करवाई। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की एक मोटरसाइकिल कंपनी के शोरूम में काम करती थी। वहीं इस युवक से उसकी दोस्ती हुई, जिसके बाद युवक इस लड़की पर धर्म बदलकर जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव डाला। पीड़ित लड़की ने इस युवक के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज कराया। मामले का खुलासा होते ही मौके पर धर्म सेना के कार्यकर्ता भी जा पहुंचे। उन्होंने भी लड़की की तरफ से आरोपी लड़के को जमकर पीटा। घंटों लव जिहाद के इस मामले के चलते हंगामा होता रहा। यूपी के मुरादाबाद में गुस्साए लोगों ने पहले पुलिस वालों को पीटा और फिर पुलिस वालों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल ये बुगी चालक अवैध खनन कर रेत ले जा रहे थे। पुलिस वालों ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, जिस पर पुलिस वालों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। धमाके में इमारत के परखच्चे उड़ गए। सीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, जबकि लाइसेंस लोगों की मौत हो गई। वहीं 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 14 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। धमाके में इमारत के परखच्चे उड़ गए। सीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे, जबकि लाइसेंस कहीं दूसरी जगह के नाम पर बना हुआ है कि इसकी जांच एडीएम रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। दिल्ली के तिलक नगर में एक घर के अंदर भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बिल्डिंग के 2 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से घर में रखे 2 सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। आग पहली मंजिल पर लगी थी, जो बाद में दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बिल्डिंग के अंदर फंसे 6 लोगों को इस टीम ने बाहर भी निकाला। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मेडिकल शॉप में लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में महादेव मेडिकल के अंदर हथियारों से लैस 2 बदमाश घुसते हैं और दुकानदार को डरा धमकाकर गले से सारी नकदी निकाल लेते हैं। 2 बदमाशों में से एक लूट को अंजाम देता है तो दूसरा निगरानी करता है। वारदात के वक्त एक शख्स दुकान में आता है तो ये जाते जाते उसकी भी तलाशी ले लेते हैं। वारदात शुक्रवार की रात करीब 8 बजे की है। लूट की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बदमाश दिल्ली की तरफ भागे हैं। पुलिस ने मामले की एफआईआर लिखकर तफ्तीश शुरू कर दी है। यूपी के हाथरस में गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। लोगों ने 2 वकीलों के दफ्तर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। हंगामा एक संगीत समारोह के दौरान हुआ। समारोह में मौजूद लोग मंच पर चला रहे कार्यक्रम साफ न दिख पाने से नाराज थे। समारोह में हंगामा होते देख मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाईं। जवाब में हंगामा करने वालों ने भी पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने जमकर हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कार्यक्रम बंद करवा दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि आखिरी फैसला दिल्ली से होगा। महाराष्ट्र कोर कमेटी की मीटिंग के बाद बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि कल दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट रखी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास शिवसेना की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग एकनाथ खड़से के आवास पर हुई। मीटिंग में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, राजीव प्रताप रूडी, सुधीर मुनगंटीवार और विनोद तावड़े थे।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 125 सीटों की मांग पर अड़ गई है। खबर यह भी है कि बीजेपी सहयोगी दलों के लिए 9 सीटें चाहती है। शिवसेना 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी 135 सीटों पर लड़ने के पक्ष में है। दोनों पार्टियों की ये डिमांड मिला दें तो 290 सीटें हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और छोटी पार्टियों को भी हिस्सा देना है। इससे पहले कल सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच मुंबई में अहम बैठक हुई। हालांकि सीटों को लेकर आखिरी राय नहीं बन पाई, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन बरकरार रखने पर सहमति बन गई। शिवसेना और बीजेपी के बीच में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं। बीजेपी शिवसेना में भले ही सीटों को लेकर मामला नहीं सुलझा है, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपनी लिए सीट तलाश ली। सूत्रों से खबर है कि उद्धव दादर या फिर विले पार्ले या दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर पशुपेश में कांग्रेस ने एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की भी धमकी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी अड़ी रही तो अकेले भी चुनाव लड़े। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग में 174 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन किया गया, जिसके बाद माणिकराव ठाकरे ने कहा कि इस पर आखिरी फैसला आला कमान लेगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। मीटिंग में सीटों के बंटवारे पर फैसला किया जा सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। बैठक के बाद हरियाणा के लिए कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होते ही नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 27 सितंबर रखी गई है। 1 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 सीटों के लिए 15 अक्टूबर को एक साथ वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को एक साथ दोनों राज्यों में वोटों की गिनती होगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में मामला किया गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज के सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक अगर बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन सकती है। एनडीए को 198 और यूपीए को 64 सीटें मिलने के अनुमान हैं। सर्वे के मुताबिक अगर एनडीए में टूट हुई तो यूपीए को 175 सीटें मिलेंगी, बीजेपी के खाते में 47 सीटें आएंगी और शिवसेना को महज 36 सीटें मिलेंगी, जबकि एमएनएस को 15। बीजेपी अगर एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो सर्वे के मुताबिक यूपीए को 140 सीटें मिलेंगी, जबकि बीजेपी एमएनएस के खाते में 107 सीटें आएंगी। वहीं शिवसेना को 29 जबकि अन्य को 12 सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में लोगों ने भ्रष्टाचार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। 25% लोगों ने इन दोनों मुद्दों को सबसे ऊपर रखा है। 16% लोगों ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताया है, जबकि महिला सुरक्षा को 5% लोगों ने। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाम 61,000 वोटों से चुनाव जीते। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के एक बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। नई दिल्ली के 12 तुगलक रोड बंगला खाली कराने को लेकर अजीत सिंह ने एक बयान में यशवंत सिन्हा का नाम लिया था। अजीत सिंह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है, जबकि यशवंत सिन्हा जैसे उनके अपने नेता आज भी सरकारी आवासों में कब्जा जमाए हुए। यशवंत सिन्हा ने इसे चरित्र हनन बताया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि उन्होंने 6 कुशक रोड पर मिले सरकारी घर को 26 जुलाई को ही खाली कर दिया था। ऐसे में अजीत सिंह का बयान निराधार है। अजीत सिंह को नोटिस भेजकर उन्होंने 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा। पटियाला हाउस कोर्ट ने कपिल सिब्बल मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप पत्र में केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी को छोड़कर गई शाजिया इल्मी का भी नाम शामिल है। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल समेत इन सभी के खिलाफ अब मानहानि का मुकदमा चलेगा।
अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वोडाफोन कंपनी को अपने वकील बेटे के जरिए फायदा पहुंचाया है। केजरीवाल के मुताबिक सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल 3 साल तक वोडाफोन के वकील थे। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अलका लांबा ने लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिनी समेत 30 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। अलका लांबा ने आरोप लगाया है कि बिन्नी फेसबुक पर दुष्प्रचार कर रहे थे कि वो सेक्स रैकेट चलाती हैं। अलका के मुताबिक बिन्नी ने एक फर्जी खबर की कटिंग को फेसबुक पर अपलोड कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। उधर विनोद कुमार बिन्नी ने अलका लांबा के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके नाम से फेसबुक पर कई फर्जी प्रोफाइल बने हुए हैं, वो इनके खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस ने अजीत सिंह के समर्थन में बवाल करने वाले 3 विधायकों समेत 32 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजीत सिंह का कहना है कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अजीत सिंह के सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी। पीएम मोदी की तर्ज पर यूपी सरकार भी वाराणसी का कायाकल्प करने को बेकरार है। अखिलेश यादव ने वाराणसी के डीएम को वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत चिली की राजधानी सैंटियागो भेजा है। अखिलेश सैंटियागो के विकास मॉडल को अपनाकर काशी का विकास चाहते हैं। शिरडी के साईं बाबा की पूजा की विरोध करते हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से धर्म संसद बुलाई। शंकराचार्य ने इस धर्म संसद में भी सभी सनातनियों और धर्माचार्यों को बुलावा भेजा है। उनका कहना है कि इन सभी को अपने धर्म के प्रति पीड़ा होनी चाहिए और जो भी इस धर्म संसद में नहीं आएगा वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि साईं के नाम पर हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति के लौटते ही सीमा पर एक बार फिर से साजिश शुरू हो गई है। लद्दाख के चुमार सेक्टर में फिर से 33 सैनिकों ने घुसपैठ की है। खबर यह है कि 300 सैनिक एलएसी की एक पहाड़ी पर जमे हैं। इससे 2 दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान चीन के 350 सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुस आए थे, जिसके बाद बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। जम्मू कश्मीर के तंगधार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार भी गिराया है। भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकवादी एलओसी के चारों तरफ भारतीय सीमा में घुसपैठ की ताक में हैं। घुसपैठिए कश्मीर से आई बाढ़ का फायदा उठाते हुए अपनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश में हैं। हालांकि भारतीय जवान इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। सेना के मुताबिक हाल में आई बाढ़ के चलते 50% से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया जलमग्न हो गया है। खबर है कि आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में अपनी गुप्त ब्रांच खोल दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अलीम उमर को इंडिया का चीफ नियुक्त किया गया है। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने 15 दिन पहले ब्रांच खोलने का ऐलान किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर की 1 इंच भी भारत को नहीं देंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच आज दिल्ली में ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन की तीसरी बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अबुल हसन महमूद अली शामिल हुए। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि एक स्टडी में आईआईटी को हार्वर्ड से ज्यादा रैंकिंग दी गई। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए साईं मंदिर में हवन किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अमेठी में राजघराने पर हुए बवाल का जिम्मेदार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उनके परिवार को ठहराया। 2G घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एयरसेल मैक्सिस डील में वित्त मंत्री की हैसियत से चिदम्बरम के फैसले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सवाल उठाए। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लालू के वकील सीबीआई के सबूतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देवघर और चाईबासा दोनों मामलों में सबूत समान है। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से रकम निकालने पर लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई। वाराणसी में गंगा एक बार फिर लोगों को डरा रही है। बीते 3 दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आमतौर पर बारिश के महीने के बाद सितंबर महीने में इस समय तक गंगा का जलस्तर घटने लगता है। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर पंचायत का तोहलकी फरमान सामने आया है। यहां पंचायत के आदेश पर 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को पेड़ से बांधकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उन्हें जूते पर थूककर चाटने के लिए मजबूर किया गया। खबर के मुताबिक इस परिवार पर आरोप ये है कि इनकी मदद से इनका एक रिश्तेदार गांव की एक लड़की को अपने साथ भगा ले गया।
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में दंपत्ति ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। 55 साल के मधुसूदन और 50 साल की सीमा के जानने वालों ने बताया कि उन पर 50 लाख रुपए का कर्ज था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के कासना में बी फार्मा की छात्रा ने 3 छात्रों पर जबरन दोस्ती का दबाव डालने का मामला दर्ज करवाया। छात्रा का आरोप है कि तीनों आरोपी छात्रों ने उसे कई बार तेजाब से जलाने की धमकी दी। यूपी के हापुड़ में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली एक छात्रा को घर में घुसकर चाकुओं से गोद देने का मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस ने मदनगीर इलाके से लूट के 8 किलो सोने के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस ने कॉल सेंटर के जरिए लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में अपराधियों ने ग्रामीण बैंक की शाखा से लाखों की लूट को अंजाम दिया। यूपी के इलाहाबाद में देर रात तक छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। छात्र शहर के लॉज मालिकों के किराए बढ़ाने के खिलाफ नाराज थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ने 7वीं क्लास की एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसका हाथ टूट गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी की सादगी भरी जीवन शैली की जीती जाती तस्वीर सामने आई है। वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहे थे। मेट्रो में वाई.वी. रेड्डी के बगल में बैठे शख्स ने उन्हें पहचान कर जब उनकी फोटो लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि गूगल पर उनकी फोटो उपलब्ध है। देश में दशहरे के दिन रावण का पुतला फूके जाने की परंपरा है, लेकिन इलाहाबाद में दशहरा उत्सव की शुरुआत रावण की भव्य शोभा यात्रा निकालकर की जाती है। दक्षिण कोरिया के इंचियान में चल रहे एशियन गेम्स में निशानेबाज जीतू राय ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले दिन भारत ने कांस्य पदक से खाता खुला। 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में भारत की श्वेता चौधरी ने कांस्य पदक जीता। चैंपियंस लीग में रायपुर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की व्यवस्था से नाराज हो गए।